अभी पॉलिटिक्स क्या है, अभी सारी इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है। कोई अवाम की बात कर रहा है इनमें, इंक्लूडिंग इमरान खान। सर, कहा जाता है कि सोशलिज्म एक मुर्दा घोड़ा है। एक मार्क्सिस्ट के अंदर मायूसी क्यों नहीं आती? ये एक अलग डिबेट है कि भाई पाकिस्तान जो है क्यों बना, कैसे बना, उसमें किसका क्या रोल था, क्या नहीं था, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बन गया और अब हम कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमने पॉलिटिक्स कहाँ करनी है? पाकिस्तान में करनी है। हमने रहना कहाँ है? पाकिस्तान में। जीना मरना कहाँ है? पाकिस्तान में। जब हमने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के लिए जीना मरना है, तो हमें पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा, नाइल के स्टेज में नहीं जाना होगा। लेकिन जेल में तो वैसे तो जो है अयूब खान के दौर में भी जो है कई दफ़ा उठाया गया, और ख़ास तौर से मुझे और अब्दुल रशीद शेख को, हम दो ही टारगेट थे। एंड भुट्टी वॉज वेरी, मतलब है कि मैं उसको पाया, सरदार तो सरदार होता है, मगर ही वॉज वेरी हम्बल। मैंने कहा हम तो सच्चाई की तलाश में, क्या मगर सच्चाई तो नहीं मिलेगी, ये उसके पास सच्चाई तो नहीं मिलेगी, अभी जो मिल रहा है वो ले लो। इसने ये जुमला कहा, और दूसरे दिन हमने अखबार में पढ़ा कि उसको जो है वहाँ। सर, पाकिस्तान में जो नज़रियाती सियासत है उसमें बहुत सारी यानी कि धड़ेबंदियाँ भी हुई। ख़ास तौर पे आप उसको कैसे देखते हैं? जैसे दो धड़े तो ख़ास तौर पे हुए, प्रो रशिया और प्रो चाइना हुए। फिर उन्होंने एक दूसरे को बल्कि शिया सुन्नी वाला हिसाब ही कर दिया एक दूसरे को तस्लीम करने से, बल्कि एक दूसरे पर फतवेबाजी भी उन्होंने अपने मसल की जिस तरह होती है वो शुरू कर दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि इसने नज़रियाती सियासत को पाकिस्तान में जो थी तो उसको किस तरह नुकसान पहुँचाया है? देखें, ये नज़रियाती सियासत तो इसको ना कहें, नज़रिया तो जो है वो यूनिटी की बात करता है, वो तो जदोजहद की बात करता है, यूनिटी की बात करता है, यूनाइटेड रहने की बात करता है। और इख्तलाफ राय वो ठीक है, एक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय रखना ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये सेहतमंद चीज़ है। और मेरा भी ये ख्याल है, और तोफ़ैल अब्बास का भी यही ख्याल था कि अगर ये डिवीज़न ना आती तो हम ज़्यादा मजबूत होते, इख्तलाफ राय रखते, पार्टी के अंदर रखते, मगर पार्टी से बाहर जाके जब बाहर लोगों में जाते तो फिर एक आवाज़ होके जाते। तो अगर हम वो अपनी यगानगत इकाई अपनी कायम रखते तो ये नहीं होता, ये होना नहीं चाहिए था। यानी कि इसकी वजह से फिर जो अगली जनरेशन थी उसमें काफ़ी डिवीजन्स आई, उसकी वजह से वो उस तरह से नहीं पनप सकी। जिस तरह शऊरी सतह पर जो शऊर आना चाहिए था वो उसको फिर वो तकसीम हो गए। तो उसमें ट्रॉट्स्काइज़म भी एक फैक्टर है जिसको आप समझते हैं कि उसने भी एक नुकसान पहुंचाया। दैट इज़ ए रोमांसिज्म, और तो कुछ नहीं। ट्रॉट्स्काइज़म क्या, वो कोई मार्क्सिज्म तो एज सच जो मार्क्सिक साइंस है उसके मुताबिक तो वो नहीं है ना, उसकी तो नेगेशन है वो। और वो जो है ना रोमांसिज्म है कि जी कोई ची गुवेरा बन जाए, कोई ये बन जाए, कोई वो बन जाए, मतलब है कि दिस इज़ नॉट मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म तो है कि जो मौजूदा मारूजी हालात को समझते हुए काम करें। अब आप नक्सलाइट्स की बात कर लें, अब वो अभी तक देख रहे हैं आप नक्सलाइट्स में क्या हुआ। फिर आप ये देखें कि वो नक्सलाइट्स को देखते हुए जो है उन्होंने हर्षनगर में शुरू की, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर उसका नतीजा क्या निकला है? अभी तक कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं निकला। तो पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है आप एडवेंचरिज्म से नहीं ले सकते, उसको पॉजिटिव अंदाज में ग्राउंड रियलिटीज़ से जोड़ के लेंगे तब तो चलेगा। और जहाँ ग्राउंड रियलिटी से हटेंगे तो बात ख़राब होगी, तो वो जो है वो तबाही की तरफ लेके जाएगी, वो बर्बादी की तरफ लेके जाएगी, सारी मूवमेंट को जो है वो सबटाच कर देगी। और ये जो है इसमें किसी हद तक मुमकिन है, ये अमेरिकन तो खुश हुए होंगे ये जो डिवीज़न आई प्रो रशिया पे और चाइना की, कि भाई ये कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट जो है वो आपस में बट गए हैं, और फिर इनको मज़ीद जब बढ़ते चले गए तो उनको और खुशी होती चली गई। और इसके ऊपर जो है अगर हम ये समझ लें कि ये सिर्फ लोकल फैक्टर है तो लोकल फैक्टर नहीं है, ये इंटरनेशनल फैक्टर भी है। यानी कि इसमें ज़्यादा हीरोइज़म है, सिर्फ जद्दोजहद बंदूक उठाने का नाम बना दिया गया है कि वो होगा तो वो जद्दोजहद है, उसके अलावा नहीं। इसी से सर हम जोड़ते हैं कि आपने जेल का यानी कि यात्रा भी की, जेल में रहे,
तो उसके पीछे क्या वजूहात थी, और जेल में रह के जो आपने यानी कि पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे उसके बाद भी की है, उसमें आपने क्या क्या सीखा? और आपके साथ भुगटी साहब भी रहे थे, तो वो अपनी यादें थोड़ी आप बताइएगा। लेकिन जेल में तो वैसे तो जो है अयूब खान के दौर में भी जो है कई दफ़ा उठाया गया, और ख़ास तौर से मुझे और अब्दुल रशीद शेख को, हम दो ही टारगेट थे, हम दोनों पे हमले भी हुए, हमें उठाया भी गया। और एक दफ़ा का तो वाक़या ये है कि हमें उठा के, और वो सारा काम किया सरदार वकील ख़ान ने, जो उस ज़माने में वहाँ का एसएसपी था, और वो बाद में जो है मेरा ख्याल है कि पंजाब का डीआईजी बना, या जो उसका हुआ कुछ और पोजीशन, तो उसने और भी बहुत से ऐसे कारनामे किए। तो हमें जो है, मुझे और अब्दुल रशीद शेख को जो है ना उठा के उन्होंने 12 कऊ में थाने में, पहाड़ी पे था वो, वहाँ ले गए। कुछ नहीं कर सकते थे। घर वालों ने मेरे भी उनके भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो नहीं है, हमने तो नहीं उठाया। तो एक पुलिस का सिपाही था, उसको हमदर्दी थी। अच्छा, उसको हमदर्दी इसलिए भी थी कि हम लोग जो एक जुलूस निकाला था, तो उसके अंदर हमने पुलिस के जो सिपाही के लेवल के, छोटे लेवल के जो थे, उनके मुतालबात भी जो है, उनके भी प्ले कार्ड भी रखे, उनके मुतालबात के लिए भी बात की हुई थी। तो वो कहीं से उसके दिल में हमदर्दी थी, तो उसने आके कहा जी कि ये लोग आपका पुलिस एनकाउंटर करना चाहते हैं, तो आप अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें। मैंने कहा भाई हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करें? अब वो करेंगे तो कर देंगे, अब क्या कर सकते हैं? मैं कुछ कर सकना, मैं क्या तुम ये कर सकते हो कि तुहानू किसी को फोन नंबर दे देने, उन्हें किसी तरह इतला कर दो। तो उसने फिर बेचारे ने इतना किया कि फ़ोन नंबर लेके हम दोनों के घरों पे, और नईम कुरैशी हर वक्त मेरे साथ ही होता था, और वो ही वॉज लाइक अ राइट हैंड मैन फॉर मी। तो मुझे जब कभी अंडरग्राउंड भी होना पड़ता था, तो वही जो है ना फ्रंट पे लेके मैसेजेस ये सारे करता। उसको भी फ़ोन कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारे घर वालों ने जो जिसके जहाँ पे कनेक्शंस थे उसके हिसाब से भी बात की। फिर कोई कोर्ट में भी कुछ डाली एप्लीकेशन जी कि ये कहाँ है, हम मिलना चाहते हैं। ये थोड़ी सी जो है, अच्छा उस ज़माने में जो है वो मिनाज बन्ना की यूनियन थी, PFUJ की, तो सहाफ़ी बहुत सारे जो थे हमारे साथ थे, तो सहाफ़ियों में भी ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई कि भाई ये मारना चाहते हैं। अच्छा, अब उसमें एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा भी है कि नईम कुरैशी जब गया तो वाले साहब से कहता है कि ऐसी खबर है, क्या किया जाए? कहने लगे, वाले साहब ने कहा भाई तुम लोगों ने करना है जो करना है, और अगर तुम लोग नहीं कर सकोगे तो वो वापस आएगा तो मैं कहूँगा तुम हिजड़ों की जो है ना सियासत कर लो, वो कम से कम ताली बजाते हुए जो है ना जेल के सामने खड़े हो जाएंगे। तो खैर नईम ने बेचारे ने बहुत किया, उसने जो है चौकिंग करवाई, सब कुछ करवाया, जो जितना वो कर सकता था उसने करवाया। तो और क्या आप पूछना चाह रहे थे? सर पूछना चाह रहा था कि आपके साथ भुगटी साहब भी रहे। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना ये फिर मार्शल लॉ जो लगा याया खान का, तो इसमें जो है याया खान के मार्शल लॉ में हम तीन आदमी, दो तो एक मैं था, एक अब्दुल रशीद शेख था, और दूसरा ये शेख रशीद अहमद जिसको आप लोग टीवी पे अक्सर देखते होंगे। तो ये हम तीनों जो है, ये तीनों में दो तो हम उठा लिए गए फ़ौरन ही, रात को मुझे उठा लिया, थोड़ी देर के बाद अब्दुल रशीद शेख को उठा लिया, और उसके बाद जो है दूसरे दिन वो शेख रशीद अहमद को भी उठा लिया। उठाया या वो खुद उठ गया मुझे नहीं पता। तो बहरहाल तो वो हम तीनों एक जेल में आ गए, पिंडी जेल। पहले तो सेपरेट हवालातों में रखा, फिर उसके बाद पिंडी जेल मुंतकिल कर दिया, एक ही बैरक हमें मिली। उसमें जो है हमने कुछ थोड़ी सी शरारत कर दी,
तीनों एक छोटे से कमरे में 6 फुट के कमरे, 6 फुट बाय 4 फुट का या 3 फुट का कुत्ता है। तो हमें रखा उन्होंने पागलों के बैरक में, अड़ोस पड़ोस में सब जहनी मरीज, जहनी तौर पे वो जो बंद करते हैं ये लोग, और उनको फिर बार बार वो पेश करते हैं कोर्ट्स में। तो उनमें से एक बंदा आ गया, कहने लगा जी तुसी तकरीरां करते सो? ऐसे हाँ जी, मैनू भी सिखा दो। अब जब उसने कहा मैनू भी सिखा दो तो मेरे दिमाग में घूमा, मैं कहा अच्छा तेनू सिखा दें। वो आया तो उसको कहा, मैंने कहा तेरी तारीख फिर तू कदों जाना है? वो मुकम्मल तौर पे वो नहीं होते, मतलब बस ज़हनी मरीज होते हैं। उसको सिखा दिया या खान के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़, थोड़े तो मतलब जो जितनी, अब वो सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, वो जितना वो कर सकते थे ना, कि उसको हमने कर दिया कि वो कहेंगे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, जो भी है, अच्छी बुरी सब। तो वो जो है उसने जाके कचहरी में खड़े होके उसने तकरीर शुरू कर दी। उसके बाद जाके जो है वो जज के पास गया, तो जज को भी उसने उसे भाई थोड़े तो चंगियां थे वो जड़ी बैठियां ने, वो ने तुसी से अपना ईमान वेच दे, वो अपना जिसम वेच दिया ने, इस किस्म की बातें भी उन्होंने कह दी। अब मार्शल लॉ वालों को पता चल गया। अब उन्होंने जो है वो सुप्रीडेंट से पूछा कि भाई ये इसको क्या हुआ है? तो जब सारी बात हुई तो उसने बताया जी कि वो जो स्टूडेंट लीडर हैं वो हमने इनके बैरक में बंद किए थे, और आपके जो यहाँ किसी का नाम लिया, मेजर का या किसका, कि उन्होंने कहा था कि इनको वहाँ रखो, क्योंकि वो रात भर शोर मचाते रहते हैं, कोई बर्तन बजाता रहता है, कोई कुछ, तो ये तंग होंगे, तो इनको तंग करना है, फ़ौरन निकालो उनको। फ़ौरन निकालने पे फिर हमने अपने मुतालबात दिए कि हम तो इस शक्ल में रहें। फिर उन्होंने फैसला किया कि इन तीनों को अलग अलग कर दो। तो इसको अटक जेल में भेज दिया था, अब्दुल रशीद शेख को, इसको छोटे वाले को हरीपुर जेल में भेज दिया, मुझे मियाँ वाली जेल में। तो मियाँ वाली में जो है वो इत्तेफाक से वो कमरा मिला जो भुट्टो को मिला था। वो कमरा अभी भी भुट्टो, उस वक्त तक भुट्टो कमरा कहलाता था, पहले वो जनाना वार्ड था। जनाना वार्ड की तख्ती भी वहाँ लगी हुई थी। तो खैर वो कमरे में रहे हम। तो बुगटी साहब इत्तेफाक से जो है उसी रोज़ जो है वो, या दूसरे दिन उनकी रिहाई हो गई थी, तो वो जा रहे थे। तो उन्होंने जो है ना सुप्रीडेंट से ख्वाहिश जाहिर की कि जी मुझे मिलना है उससे, तो मैं उसको मिल के जाऊँगा। उन्होंने कहा जी वहाँ उसके कमरे में तो नहीं जा सकते आप, मैं यहाँ बुलवा देता हूँ। तो खैर उन्होंने कहा बुलवा दें। तो वो सुप्रीडेंट के सामने ही बैठ के सारा, एंड बुगटी वॉज वेरी, मतलब है कि मैं उसको पाया, सरदार तो सरदार होता है, मगर ही वॉज वेरी हम्बल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो उसने जो है कहा कि हसान साहब मुझे दुख है कि आप आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा किस बात का दुख है, जाने का दुख है या मेरे आने का दुख है? तो कहने लगा मुझे अपने जाने का दुख है, अगर मैं चंद दिन और रह जाता और मैंने कहा ये तो आप मेरे आपसे इंटरेक्शन नहीं होने देते। तो कहने लगा चलें बाहर निकलेंगे तो मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर वो गए, तो फिर एक आध हफ्ते के बाद फिर आए तो जो है वो टोकरी ड्राई फ्रूट की जो उनकी रवायत है, एक मेरे लिए भी लाए और बाकी भी जो उनके जेल के साथी थे उनके लिए भी लाए। तो ये उन्होंने, और उस वक्त भी उन्होंने कहा जी कि बाहर जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे और मुझे आप अपना नंबर दे दें। तो नंबर मैं जिसको भी देता था वो नईम कुरैशी का देता था, उसको भी दे दिया। वो फिर नईम कुरैशी मेरा जो है ना वो करता था कि भाई आज इनका आया है, इनके पास कब जाना है, क्या जो भी था प्रोग्राम करे। तो वो देखे, तो फिर जब ये भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो ये पिंडी आए,
कॉन्टिनेंटल में ठहरे थे, फ़ोन किया उन्होंने, तो नईम ने कहा कि कहाँ ठहरे हैं, वो बताया उन्होंने। तो कहने लगे कि बस पहली फुर्सत में आओ, मैं मिलना चाहता हूँ, उनको लेके आओ। मुलाकात हुई तो कहने लगे आपने भुट्टो से क्यों इख्तिलाफ राय करके आप उससे जो है ना हट गए। तो मैंने उसको बताई वजूहत कि भाई वो जो है वो जो जिन बातों पे हमारे साथ आया था उन बातों से वो जब नहीं उस पर खड़ा है और वो फिर जो है ना अपने आप को पीछे लेके जा रहा है, हट रहा है हमसे, तो इससे बेहतर है कि वो हमसे हटे, हम ही हट जाएं। तो हम हट गए उसके साथ। तो क्यों हट गए? मैंने कहा हम तो सच्चाई की तलाश में। कहने लगे सच्चाई तो नहीं मिलेगी, ये उसके अल्फाज थे, सच्चाई तो नहीं मिलेगी, अभी जो मिल रहा है वो ले लो, ये उसका। कि उस वक्त जब पार्टी ने भुट्टो साहब से डिस्टेंस इख्तियार कर लिया था, ये तब की मुलाकात? तकरीबन कर लिया था, ये उस वक्त की मुलाकात है। तो लेकिन पार्टी मेराज मोहम्मद ख़ान फिर भी उसी में थे अभी। तो इसने ये जुमला कहा और दूसरे दिन हमने अखबार में पढ़ा कि उसको जो है वहाँ गवर्नरशिप मिल गई है, जो भी थी। तो वो कह रहा था जो मिल रहा है वो ले लो। यानी कि वो भी, उन्होंने भी सच्चाई की जो बात की नहीं मिलेगी, गवर्नरशिप मिल रही थी, उन्होंने ले ली, आपको भी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ इख्तियार कर लें। दूसरा सर, जब पार्टी ने भुट्टो साहब का साथ दिया, आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी का दुरुस्त फैसला था? क्योंकि जब भुट्टो साहब से, हुसैन नकी साहब से हमने सुना है कि उन्होंने कहा था कि भुट्टो साहब अभी तो आप बहुत बातें कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें सोशलिस्टों को सबसे ज़्यादा आप मारोगे, और फिर जो उन्होंने किया भी। तो आप क्या समझते हैं कि जो भुट्टो साहब ने जे रहीम की पिटाई करवाई, ये सारी चीज़ें उनमें शामिल हैं, निकालने शुरू कर दिए, फिर वो अपने एक फ्यूडल यानी कि जहनीत में आके उन्होंने सोशलिस्टों से पीछे हटे। आप क्या समझते हैं, पार्टी का फैसला दुरुस्त था या आप इसको गलत समझते हैं? देखें, अगर आप उन हालात को देखें जहाँ के पार्टी जो है मास फ्रंट पार्टी के पास कोई नहीं था, ज़ीरो था ही कोई नहीं ना। किसी ज़माने में तो नेशनल अवामी पार्टी में भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, मगर उस वक्त कुछ नहीं था। अब उसको दोबारा जो है, या तो हम अपना पार्टी का जो है वो पार्टी जो है अपना मास फ्रंट बनाती, वो उसकी पोजीशन में नहीं थी। पार्टी को एक करिश्मेटिक आदमी मिला जो कि पार्टी के सारी बातें मान रहा था, मान के उसने किया, और उसको और हमको जो है उसने पूरा मौका दिया कि हम जो चाहे पीपल्स पार्टी के स्टेज से कह सकते हैं, और हम कहते रहे। पार्टी बनाने वालों में उसका करिश्मा अपनी जगह, वो ये नहीं कहते कि हम ही ने पार्टी बनाई, उसका करिश्मा का भी रोल है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो पार्टी के कैडर नहीं बनाया, हर सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, यूनियन काउंसिल के लेवल पे भी, वार्ड कमेटीज़ का आइडिया भी फ्लोट हमने लोगों ने किया। वार्ड कमेटी की पहली वार्ड कमेटी जो है पिंडी सेटेलाइट टाउन में बनी, वो एक रशीद मीर थे और बाजी नुसरत, दोनों हमारे करीबी साथी थे और पार्टी के स्टडी सर्कल में भी बैठते थे। तो उनकी काविश पे उसका इफ्तिताह भुट्टो ने खुद आके किया। तो ये काम हमारे लोगों ने किया, बनाया। तो वो तो गलत फैसला नहीं था। अब ये गलती कहाँ पे हुई? वो जब इलेक्शंस की बात आई तो हमारी पार्टी के अक्सरियत लोग जो थे वो इस राय के थे कि जी इलेक्शन नहीं, पर्ची नहीं पर्ची, ये उन्होंने स्लोगन दिया। और अक्सरियत की राय को पार्टी का लीडर जो है उसने तस्लीम किया, यानी कि तुफैल अब्बास ने। उसने कहा पार्टी है, ठीक है, मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, लीडर हूँ, तो मुझे पार्टी के अक्सरियती फैसले को मानना चाहिए। तो उन्होंने बावजूद इसके कि वो इस फैसले के हामी नहीं थे, उनका ख्याल ये था और हमारा भी सबका ख्याल ये था जो कि भाई इलेक्शन में जब हमने सारी पार्टी बनाई है, जब हम ये इस मास ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम एक मास फ्रंट बना के आ रहे हैं और मासेस की बात करना चाहते हैं, तो अगर हमें असेंबली का प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम वहाँ से बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। यही बात भुट्टो भी चाहता था। अच्छा, किसी हद तक हमारी जो राय थी और बड़े मियाँ की जो राय थी वो यही थी कि भाई हमारे कुछ भी लोग चले जाएंगे उसके अंदर, तो हम जो है ना असेंबली को कोई ऐसी गलत
किस्म की कोई काम करने के से रोक सकते हैं या उसकी मज़ाहमत कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर तो हमारे पास थे और बड़े अच्छे अच्छे नाम थे और बड़े अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ थे, जाने पहचाने लोग थे। तो वो ये बात बहरहाल पार्टी में नहीं मानी गई। तो फिर भुट्टो ने मुझसे पिंडी में कहा, फ्लैश मैच में हम थे, तो कहने लगा हसन मेरे साथ चल सकते हो? मैंने कहा कहाँ जाना? कहने लगा मैं जा रहा हूँ ज़रा एयरपोर्ट तक छोड़ ले, जा सकते हो? मैंने कहा चले जाऊँगा। मुझे नहीं पता था क्यों कह रहे। तो वो जो है एयरपोर्ट पे ले गया, फिर कंधे पे हाथ रख के एक कोने में मुझे ले गए। कहने लगा वहाँ मैं बात नहीं कर सकता था। उसने इशारा किया बगिंग का, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो आप बड़े मियाँ को समझाओ कि भाई इलेक्शन में हिस्सा लें। तो शायद उसने 11 या 17 सीटें ऑफ़र की थी, अभी मुझे उसकी सही तादाद याद नहीं है। तो अगर जो है सीटें कम हैं तो तुम लिस्ट बना के दे दो, उनसे पार्टी से को तुम लिस्ट बना के दे दो, जो लिस्ट आप बना के देंगे वो उनके टिकट मैं दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। आप ये बड़े मियाँ को मेरा पैगाम पहुँचा दो, कहो कि इलेक्शन। अच्छा, मुझे तो अंदर की स्टोरी पता थी, मामला बड़े मियाँ का तो नहीं था। मैंने कहा जी मैं उनसे बात कर सकता हूँ, बात करूँगा। नहीं, बात नहीं करोगे, उनको ओके करवाना है। मैंने कहा भाई मैं जिस हद तक कह सकता हूँ वो मैं करूँगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि भाई हमारे लोग, तो आपको क्या परेशानी है? मैंने फिर ऐसे ही कहा, मैंने कहा आपको क्या परेशानी है? अगर हमारे लोग नहीं भी आते हैं तो आपके पास तो कमी नहीं है लोगों की। तो कहता है ये भेड़ बकरियाँ जो आ रही है ये तुम ही लोग संभाल सकते हो, तुम्हारे पास पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं। तो लफ्ज़ भेड़ बकरियाँ उसने इस्तेमाल किया था। तो एनीवे ये तो एक चीज़ है, और वो डिसीजन मैं समझता हूँ गलत था। अगर हमारे लोग चले जाते, असेंबली में चले जाते, तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। अब हमने जो है ना ओपन छोड़ दिया था फ्यूडल्स के लिए और एंटी आप कह रहे हैं कि एंटी सोशलिस्ट के लिए, जो सोशलिज्म के नाम पे वहाँ पहचाने जाते थे। तो ये इसमें हम, भुट्टो ने अगर मारा तो ठीक है मारा, उसको पता था कि भाई ये बाहर रह के मेरे लिए ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, तो उसने वही किया। दूसरा सा एक तबका जो है वो हमेशा जब भी बात करते हैं पाकिस्तान की या आज़ादी की या जदोजहद की, वो जो तरक्की पसंदों का एक तबका है, वो हमेशा पाकिस्तान के डनाइल से शुरू होते हैं, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, इंडिया के एक रोमांस में रहते हैं कि हिंदुस्तान ही रहता, ये होता, हिंदुस्तान अभी ये है। तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे कि ये जो हमारे में से एक तबका ऐसा है जो इसको समझता है कि नहीं ये जो पाकिस्तान है ये ठीक नहीं बना, पाकिस्तान को इनके मानते ही नहीं है, उनका आगाज़ ही कहीं और से होता है, उसकी वजह से भी आवाम में उनकी जो है थोड़ी सी हुई, उनको कबूल नहीं किया आवाम ने। हाँ, देखें ना आप देखें, एक बात देखें, पाकिस्तान, ये एक अलग डिबेट है कि भाई पाकिस्तान जो है क्यों बना, कैसे बना, उसमें किसका क्या रोल था, क्या नहीं था, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बन गया और अब हम कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमने पॉलिटिक्स कहाँ करनी है? पाकिस्तान में करनी है। हमने रहना कहाँ है? पाकिस्तान में है। जीना मरना कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो जब हमने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के लिए जीना मरना है, तो हमें पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा, डिनाइल के स्टेज में नहीं जाना होगा। जब हम डिनाइल के स्टेज पे हैं तो फिर ठीक है यार, तुम अगर डिनाइल पे में हो कि गलत बना है तो तुम चले जाओ वहाँ, तुम जो सही है वहाँ चले जाओ, फिर देखो वहाँ तुम्हारे साथ क्या होता है और क्या हो रहा है अभी, जो मुसलमानों की हालत है वहाँ। और दूसरी बात यह है कि ये जो लोगों का ख्याल है ना, कायद-ए-आज़म ने आखिर वक्त तक जो है कोशिश की थी कि जो कैबिनेट मिशन का प्लान है उसको कबूल किया जाए और इंडियन यूनियन में ही रहा जाए। और मगर ये है कि इन्होंने तो उसको एक्सेप्ट किया था, मगर कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट किया था। कांग्रेस को रिजेक्ट किया था तो फिर इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी, फिर इन्होंने जो किया वो ठीक किया और बन गया। बिल्कुल सर, अभी जो हम देखें, अभी जो पाकिस्तान का सिस्टम है
पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है या रियासती सिस्टम है, आप क्या समझते हैं कि आवाम को इसमें से कोई रिलीफ मिल सकता है? अभी बाज़ लोग यानी कि सिस्टम से मुराद सदारती या पार्लिमानी लेते हैं, उससे मुराद यानी कि जिस तरह से यानी कि माफियाज़ का शिकंजा टाइट है आवाम में, बड़ों को तो हर तरह का रिलीफ मिल रहा है, हर तरह की उन्हें तो चाहे वो उनके मुखालफ हैं चाहे वो उनके हक़ में, उनको तो कहीं ना कहीं से सहूलतकारी मिलती ही रहती है, वो तो कहीं ना कहीं से अपना रिलीफ निकालते रहते हैं। आवाम के लिए आप क्या समझते हैं कि इस सिस्टम को कैसे एज एन प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी आपसे पूछा जाए, आपकी पॉलिटिक्स का सारा जो रहा है, आपका जो नज़रिया रहा है जिस पे आपने पॉलिटिक्स की है, तो उसके हिसाब से आवाम के लिए अभी क्या लाहे अमल है कि क्या कौन सा वो रास्ता इख्तियार करें जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन के गिर्द जो शिकंजा कसा हुआ है उसको ढीला कर सकें? वो बग़ैर जद्दोजहद के नहीं होगा, बग़ैर मुनज़्ज़म हुए नहीं होगा, बग़ैर किसी तंजीम के नहीं होगा। अगर हम सब चाहें कि भाई हम अपनी अपनी जो है वो हटियाँ खोल के बैठ जाएं और हम समझें कि जी हम जो है इस मुल्क में जो है तब्दीली ले आएंगे, वो नहीं हो सकता। अभी लोग क्यों इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं? इमरान खान के पीछे तो इसीलिए लगे हुए हैं ना कि उसने किसी हद तक, एक हद तक माशीत की बात अभी तक उसने भी नहीं की है कि अवाम को माशी मसाइल से निकालने की बात नहीं की है, मगर ये है कि उसने उनके दिलों को छुआ है, उनको अपने आप को उनके साथ जोड़ा है, और वो इत्तफाकिया जुड़ गया है। मैं तो समझता हूँ कि भाई वो उसको जब हटाया गया तो वो तो खुद कह रहा है कि मैं जो है अपनी डायरी लेके वापस आ गया था और बैठ के टीवी देख रहा था, और फिर उसको और देखा तो पूरे पाकिस्तान से जो है ना लोग निकल पड़े। जब निकल पड़े तो उसने उसको कैपिटलाइज किया। अब कैपिटलाइज किया, कोई और होता तो वो कैपिटलाइज करता उसको, वो उसको सही डायरेक्शन में ले जाता, मगर वो उसके हिस्से में बात आनी थी, आ गई। लेकिन एक बात तो हकीकत है ना, मतलब है कि जो कहते हैं ना लोग कि भाई अगर किसी उसने ये काम तो किया कि उसने इस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। जो 70 साल में जो ये अभी जुगाली करने वाले लोग हैं ना, ये नहीं कर सके। ये अपने कमरों में बैठ के तो बातें करते थे, मगर उसने मैदान में निकल के कर दिया। हम कभी इमरान खान के साथ नहीं रहे, हम कभी इमरान खान की पॉलिटिक्स के हामी नहीं रहे, और लेकिन अब वो इमरान खान खुद भी एक ऐसे घोड़े पे सवार हो गया है जिससे जो इसको नहीं उतरने दे रहा। वो उतरने की कोशिश भी करे तो नहीं उतर सकता, उतरेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो उसको भी समझ आ रही है। और बाकी ये बातें हैं कि जी अभी देख रहे हैं ना, अभी पॉलिटिक्स क्या है, अभी सारी इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है। कोई अवाम की बात कर रहा है इनमें से, इंक्लूडिंग इमरान खान? कोई अवाम की बात नहीं कर रहा, कोई अवाम के मसले पे बात नहीं कर रहा, कोई अवाम के उस पर नहीं कर रहा। तो यार वैक्यूम तो नहीं रह सकता ना, वैक्यूम किसी ने तो फिल करना है। अब वो इमरान ने फिल किया हुआ है तो किया हुआ है। आप जो है ना आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो जो स्पेस उसने राइटली या रॉन्गली फिल की हुई है, तो आप जो है इन राइट डायरेक्शन उसको लेके चलें और वो उस स्पेस में से अपने लिए कोई स्पेस बनाएं। तो इस तरफ कोई नहीं देखता। इस तरफ ये हमारे लोग भी जो है जो हम जो अपने आप को प्रोग्रेसिव सोच के भी कहते हैं, वो भी नहीं देखते। वो भी जो है वो इसी के गिर्द सारी चीज़ों को घुमाते हैं। बात फिर घूम फिर के वहीं आती है कि हमें मारूजी हालात, अवामी मसाइल, अवाम के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना है, क्या तरीक़ा इख्तियार करना है, हमें वो तरीक़े इख्तियार करने चाहिए। हमें जब तक हम अपने आप को अवाम के साथ नहीं जोड़ेंगे कुछ नहीं हो सकता। और अवाम उसी सूरत में जुड़ेंगे जब वो देखेंगे कि भाई ये आदमी हमारी बात कर रहा है, जेन्युइनली कर रहा है, किसी मुफाद के तहत नहीं कर रहा, इसका ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं है। वो इस मुल्क में अवाम के लिए तब्दीली लाना चाहता है, वो इस मुल्क में जो है इस मुल्क को जो है हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता है, वो जो है निजात दिलाना चाहता है। खाली ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा कि अभी तो अमेरिका को जो है जो यार है वो गद्दार है, फिर उसी अमेरिका के गोद में जाकर बैठता है। ये वो लोग नहीं है। तो जब उनके सामने ऐसे लोग आएंगे तो वो यकीनन जो है वो बाहर निकलेंगे भी और बात भी करें। और ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी कहा है कि जब तक कॉन्ट्रडिक्शंस है स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल नहीं रुक सकती। हमारा रोल सिर्फ कैटलिस्ट का रोल है
कि जो काम 10 साल में होना है हम अपना रोल प्ले करके उसको 2 साल में कर लें, ये हमारा रोल है। और कोई ये समझता है ना कि वो तो रमखान है, वो जो है इनकलाब ले आएगा, वो इनकलाब नहीं लाएगा, इनकलाब लोग लाएंगे, अपनी ज़रूरत के तहत लाएंगे, जिनकी ज़रूरत है, जिनका मसला है, और जो बैठे हुए ड्राइंग रूमों में बात कर रहे होते हैं वो नहीं ला सकते। सर मैं आप यानी कि आप कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए, आपकी मसरूफियात जितनी रही हैं, आप यानी कि पहले आपने खुद भी बताया 9 बजे से लेके आप रात गए तक यानी कि मुलाकातें कर रहे हैं, और आपकी सेहत भी जो है वो नासाज रहती है, आपकी उम्र का भी तकाजा है। एक मार्क्सिस्ट जो है वो मायूस क्यों नहीं होता? आपने 60 से इनकलाब के ख्वाब देखना शुरू किए, अभी तक भी आप कोशिश में लगे हुए हैं, यंगस्टर से ज़्यादा एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं ताकि जुड़ें, कहीं ना कोई उम्मीद नज़र आए। एक मार्क्सिस्ट के अंदर मायूसी क्यों नहीं आती? जो मार्क्सिज्म में बिलीव करता है वो मायूस कभी नहीं होगा। उसको पता है कि मार्क्सिज्म एक साइंस है, एक अकीदा नहीं है, कोई जामिद साइंस नहीं है। आज अगर कोई किसी वजह से थोड़ा सा जो है ना सेटबैक हुआ है, तो ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा ना, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ये स्ट्रगल जारी है। तो हम तो सिर्फ कैटलिस्ट हैं, हमारा कैटलिस्ट का रोल है। और बाकी जो आपने कहा ना, उम्र का तकाजा, बीमारी, ये सब, तो ये आपके सामने जो बैठे हुए हैं ना आसिफ करीम साहब, ये मुझे बहुत रोकते हैं, ख्याल भी बहुत रखते हैं। और लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई मुझे रोको नहीं, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। और अभी यकीन मानो जितना ये हम लोग घूमे हैं, तो आई फील यंगर। मुझे उम्र का एहसास नहीं हो रहा। फिजिकल ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अब मैं इनकी तरह पहाड़ नहीं चढ़ सकता, लेकिन यह है कि जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। और मुझे काम करने में जो है मुझे मज़ा आता है। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये कर्ज है इस मुल्क ने, जो कुछ भी दिया है, जो नाम दिया है, जो ये दिया है, और अगर कुछ लोग समझते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँ। और एक पार्टी ऐसे पार्टी ना बनाऊँ, एक पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाऊँ कि जो मेरे जाने के बाद भी कायम रहे। ये नहीं है कि मैं गया और वो पार्टी धड़ाम से गिर गई, जैसा कि अक्सर हुआ है। बहुत से आपके सामने नाम होंगे, अब किसी का नाम नहीं लूँगा। तो और ये ऐसे ही है कि आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, आपने मेहनत की है, तो आप तो नहीं चाहेंगे वो गिरे ना। तो ये पार्टी भी एक इमारत है, इसको मजबूत बुनियादों पे बनाना चाहिए। और इसी के लिए हमने 4 साल मेहनत करके इसकी बुनियाद बनाई है। 2 डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, कॉमन कंसेंसस का, अवामी मंशूर का। और आप देखें कि ये अवामी मंशूर की इतनी पजीराई हो रही है कि हर तबका फ़िक्र, हर ख्याल के लोग ने, किसी ने इस पर इख्तिलाफ नहीं किया। उसने यही कहा है कि जी ये तो हमारे दिल की बात है, और हम ऐसे ही लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं जो इसको अपने दिल की बात समझते हैं और उसको पढ़ के समझ के हमारे साथ आ रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। और एक मिसाल मैं आपको दूं कि अभी जहां हम गए थे थाकोट में, तो वहाँ हमारा एक साथी है उमर, उसने जो है एक इमाम मस्जिद को दिया। अभी कल परसों ही उसका फ़ोन आया, कहना जी इमाम मस्जिद साहब मेरे से नाराज़ हैं। तो इन्होंने पूछा भाई क्यों नाराज़ हैं? तो कहने लगे वो नाराज़ इसलिए हैं कि वो कहते हैं कि जी उनसे जो आए थे उनको आपने मिलाया क्यों नहीं हमसे। और आपको मैं ये बात फ़ख्रिया बता सकता हूँ कि लोग कहते थे ना कि भाई ये रिलीजियस लोग नहीं मानते, ये नहीं, उन्होंने असर की नमाज के बाद ये अवामी मंशूर उठा के लोगों को बताया कि इसके अंदर ये लिखी हुई है, ये हमारी चीज़ है और आप लोगों को चाहिए कि आप इनका साथ दें, पाकिस्तान अवामी महाज का। तो मैं समझता हूँ कि बस हमने जो 4 साल मेहनत की वो उनके इस एक स्टेटमेंट से पूरी हो गई है। सर अभी आप क्या देखते हैं कि अगर हम सिर्फ लाहौर को देखें तो मेरा ख्याल है कि जिन्हें मैं जानता हूँ 20 लोग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं, अपने आप को सोशलिस्ट भी कहते हैं, कम्युनिस्ट भी कहते हैं, बल्कि सोशलिस्ट से भी ऊपर।
तो आप क्या समझते हैं कि अगर यही सब इकट्ठे हो जाएं, जो हम ख्याल हैं जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा सोच में फ़र्क नहीं है, उनके लिए कोशिश की जा सकती है कि वो एक प्लेटफार्म पे, जैसे आपका प्लेटफार्म है पाकिस्तान अवामी महाज, जिस तरह आपने अभी अवामी मंशूर की बात की है, जो उस पर इत्तेफाक करते हैं, क्या उसके लिए कोशिशें की जा सकती हैं? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ लाहौर की 20 तंजीमों को देखें तो उनके साथ मेरा ख्याल है कोई 200 लोग भी उस तरह से निकलते नहीं हैं जब वो कोई मुजाहरा करते हैं। अगर यही सारी कुव्वत एक जगह पे इकट्ठी हो, फिर कोई ऐसी चीज़ सामने लाई जा सके, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि ये 1.5 इंच की मस्जिदें जो हैं ये कारआमद रहेंगी? नहीं, कुछ लोगों ने जो है ना वो तो नहीं, इससे वो तो नहीं आएंगे, उनके अपना एजेंडा है, अपने मसाइल हैं, कुछ का खुद नमाई है, कुछ का कुछ और है, डिफरेंट है। हम अगर इन पे वक्त लगाने के बजाय मिलना ज़रूर चाहिए, दावत ज़रूर देनी चाहिए, हर एक को देनी चाहिए। अगर कोई आता है तो आए, नहीं आता है टाइम नहीं वेस्ट करें। टाइम अपना जो है ना कीमती है, टाइम वेस्ट ना करें, टाइम अपना कहीं और लगाएं। जो आ सकते हैं आज नौजवानों पे लगाना चाहिए और लोगों पे लगाना चाहिए। हमें इस तरफ अमल उन पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। दावत ज़रूर देनी चाहिए कि जी हम ये चाहते हैं, और हमने दी है यहाँ आके। और पुराने लोगों में से भी जो है ना अक्सरियत ने ये कहा जी कि हम एग्री करते हैं। एग्री करते हैं तो आ जाओ भाई, हम तो यही कह सकते हैं ना। या आप कोई प्लेटफॉर्म बनाते हो, आप इसको इस्तेमाल करो। और मुझे पता है यहाँ कई लोगों ने हमारे अवामी मंशूर को फिर अपने मंशूर के तौर पे भी इस्तेमाल किया, जिसको जो चीज़ इसमें से नज़र आई अपने हिसाब किताब में उन्होंने किया है। तो हम कोई बात नहीं, हम तो ये काम अवाम के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। मगर जिनको फिर मैं कहूँगा जो एक शेल में बंद है ना, वो शेल में ही बंद रहेंगे। जब तक वो शेल से बाहर नहीं निकलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओपन सोच हो, ओपननेस है, आप दें, सबको दावत दें, कोई बात नहीं, आना चाहे आए। नहीं तो एक वक्त में मैं बता दूं, जब अवाम निकलेंगे ना तो फिर वो भी आएंगे। और अवाम जो है निकलेंगे, उस वक्त कोई तंजीम हुई तो वो उनको लेके चलेगी, फिर ये सब आएंगे। जिसने आना होगा आएगा, और जिसने वहाँ अंदर से बैठ के तीर चलाने हैं वो चलाता रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आखिरी 2 सवालात करूँगा कि आप, क्योंकि NSF आपका फ़ख्र भी है, NSF पे आप फ़ख्र करते हैं। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, NSF बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हुई हुई है। जो स्टूडेंट्स को लीड करने का जिस तंजीम का काम था, जिसका एक तारीख़ी विरसा है, जिसकी एक तारीख़ है पूरी जद्दोजहद की, अब इस हाल में आप देख के NSF को इतना तकसीम हुआ जिसका ऐसा लगता है कि शराज़ा बिखरा हुआ है, तो आप क्या स्टूडेंट्स को लीड करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे NSF की तमाम क़यादतों को ही, कि वो किस चीज़ को लेके आगे चलें और इस जो आपका तारीख़ी विरसा है इसको सही तरीके से अगली नस्ल तक पहुंचा सकें और जद्दोजहद पर लोगों को लगा सकें, शऊर डेवलप कर सकें लोगों का? देखो, आपने जो ये जुमला कहा ना, तारीख़ी विरसा, तो ये तारीख़ी विरसा ही है जिसको लेकर जो है ना लोग समझते हैं कि हम अगर इसका झंडा उठाएंगे तो हमें कोई पजीराई मिलेगी। लेकिन पजीराई जो है ना सिर्फ विरसे से नहीं मिलती है, उस विरसे पे अमल करने से मिलती है कि भाई उनका अमल क्या था। अब यहाँ पे मुख्तलिफ जो मैं देख पाया हूँ, मैं समझता हूँ लोगों के अपने ज़ाती मफादात हैं, किसी के माली मफादात हैं, किसी के कुछ और मफादात हैं, और वो उसी के तहत करते हैं। अब जब किसी के जो अपने मफादात के तहत चल रहा है तो उसको तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो NSF की तारीख़ी विरसे को सामने रखते हुए चलेगा, उसको ज़रूर ये है कि भाई आप NSF को जब आपने उसका झंडा उठाया है तो अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी सारी हरकत और सकनात से आप अपने आप को NSF के मयार पे लेके जाएं, जिस मयार की सियासत NSF ने 70 से पहले तक की हुई है। तो सर, एक नारा बड़ा मकबूल है जो अभी आप पहले इमरान खान की बात करते हैं, हकीकी आज़ादी। आपके मुताबिक हकीकी आज़ादी कौम को किस तरह मिल सकती है और हकीकी आज़ादी है क्या?
हमारा एज ए प्रोग्रेसिव जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस तरह हकीकी आज़ादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं? हकीकी आज़ादी जो खान साहब कह रहे हैं वो है या है नहीं है, और हकीकी आज़ादी तक पहुंचने के लिए हम क्या करें, कौन सा लाहे अमल अपनाएं, कौन सा हमारा फ्यूचर प्लान हो कि हम वहां तक पहुंच सकें जो हमारा ख्वाब रहा है, हमारे सीनियर्स का ख्वाब रहा है, हमारी लीडरशिप का ख्वाब रहा है? देखिए, हकीकी आज़ादी तो वो है कि जब आप माशी तौर पे आज़ाद हैं। अगर आप माशी तौर पे आज़ाद नहीं हैं तो आप हकीकी आज़ादी नहीं है। आपको इतनी तो आज़ादी है कि आप अपना जो है ना मुल्क का झंडा रख सकते हैं, आप मुल्क का पासपोर्ट रख सकते हैं, आप मुल्क के असम्बलियों में जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको आज़ादी नहीं है। फिर यह है कि जो लोग आपको माशी दबाव में रखा हुआ है, जिन्होंने चाहे वो IMF के ज़रिए या वर्ल्ड बैंक के ज़रिए या किसी और तरीक़े से मुख्तलिफ ज़राए हैं, उस तरीके से रखा हुआ है और उन्होंने आपको जबर में रखा हुआ है और आपको जो है ना उन्होंने एक तरह से वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। आजकल तो देखा जाए तो वो वेंटिलेटर हटा दें तो आप गए, और अब पोजीशन यही आई हुई है। मैं एक जगह बात कर रहा था, मैंने कहा यार ये तो फिर अब जो इकोनॉमिक कंडीशंस जा रही हैं तो ये तो हम किसी वक्त कोलैप्स कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो कहने लगा कि वी हैव ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड। इकोनॉमिस्ट कह रहा है वी हैव ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड। अब तो टीवी पे कह रहे हैं। कैसर बंगाली साहब बारहा कह चुके हैं। कैसर बंगाली साहब भी कह चुके हैं, और बल्कि वो जो एक राइटिस्ट है वो शबर जैदी, जी शबर जैदी भी कह चुके, वो भी कह चुका है। बिल्कुल। तो देखें, बात यह है कि जब तक आप माशी आज़ादी नहीं हासिल करते उस वक्त तक हकीकी आज़ादी नहीं हासिल हो सकती। माशी तौर पे आप आज़ाद होंगे तो हकीकी आज़ादी मिलेगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि अपने आप को माशी, यार छोड़ दो ना लग्जरीज। सर, कहा जाता है कि सोशलिज्म एक मुर्दा घोड़ा है, आप क्या देखते हैं फ्यूचर? देखिए, मुर्दा घोड़ा तो कोई भी चीज़ नहीं है। कोई नज़रिया जो है वो मुर्दा नहीं कभी होता। मुर्दा घोड़ा तो वो होता है कि जिसमें हवा भर दी जाए और उसको मैदान में उतार दिया जाए। वो हमने बहुत सारे घोड़े यहाँ दौड़ते हुए देखे हैं पाकिस्तान के हिस्ट्री में। लेकिन ये नज़रिया जो है ये मुर्दा नहीं है। आज उसमें इतनी जान नहीं है, मगर ये कि कल फिर जान पैदा हो सकती है, और कल फिर जो जान पैदा होगी वो लोग खुद पैदा करेंगे। और नज़रिए को आप नज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो जान पैदा होगी, अगर अक़ीदे के तौर पे लेके चलेंगे तो जान पैदा नहीं होगी। सर, पाकिस्तान का जो है फ्यूचर, पाकिस्तान में सियासत का फ्यूचर, पाकिस्तानी अवाम का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, सियासत का फ्यूचर जो है वो अवाम ही डिटरमिन करेंगे। अभी तो अवाम नहीं डिटरमिन कर रहे। अभी तो एक छोटा सा ग्रोह है माफिया का, वही डिटरमिन कर रहा है, और वो माफिया का ग्रोह जो है वो उनके पंजे हर जगह मौजूद हैं। वो सब इस्तेमाल करके वो एक सियासत, अब ये सियासत इतनी नंगी हो गई है कि लोगों का बिलीफ इसमें से हट गया। आप एक चीज़ देखिए कि बावजूद इसके अब फिर वो घूम फिर के बाद फिर वहीं आ जाती है, PTI के ऊपर आ जाती है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें कितनी कोशिश की माफिया ने। मतलब है कि एक को बैंगन दे दिया, एक को जो छड़ी दे दी, एक को दवात दे दी, एक को कुछ दे दिया, एक को कुछ दे दिया। वहाँ 3 कैंडिडेट्स हैं, नेशनल का एक है, 3 सूबाई के हैं, चारों के डिफरेंट ये है। लेकिन उसके बावजूद, और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा कि इतनी मुखालफत के बावजूद सबको पकड़ा भी जा रहा है, उठाया भी जा रहा है, बंद भी किया जा रहा है, हरासमेंट भी हो रही है, जलसे नहीं करने दिए जा रहे, उनके कैंडिडेट्स भागे हुए हैं, मगर वो मुहिम नहीं चला सक रहे हैं। कैंडिडेट मौजूद नहीं है। पहले तो मुहिम चलाने के लिए तो कैंडिडेट मौजूद होता था ना, ये जलसे कर रहा होता था, ये कर रहा होता था, डोर टू डोर कैंपेनिंग है तो वो कर रहा होता था। लेकिन अभी नहीं, इस दफ़ा उसको नहीं करने दिया गया। लेकिन फिर भी लोगों ने ढूंढ के तलाश कर के खुद, तो इसका मतलब है अवाम खड़ी हुई है। वो अब कोई कैंडिडेट की बात नहीं है, अब अवाम ने अपना इजहार राय किया है। तो जब अवाम खड़ी हो जाती है, अवाम में वो शऊर पैदा हो जाता है, तो अभी इलेक्शन के ज़रिए उन्होंने इजहार किया। तो भाई हम आपसे हुक्मरानों से
अपील करते हैं, भाई खुदा के वास्ते, अभी तो उन्होंने इलेक्शन से किया है, आइंदा वो इलेक्शन से नहीं करेंगे। बिल्कुल है, बल्कि अवामी प्रेशर की वजह से सर मौलाना फजल रहमान जैसा लीडर जो है वो हर वक्त जो तैयार रहता था हुकूमत का साथ देने के लिए, उसे भी पीछे हटना पड़ा। और ये भी यानी कि सोशल मीडिया पर और साफियों का ये हमें कहना है कि पहली बार पार्लियामेंट में अपने ही घोड़ों के ज़रिए नंबर पूरे करने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल हो गए हैं। ये अवामी प्रेशर की वजह से एक बंदे को पीछे हटना पड़ा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात। सर आखिर तौर पे पाकिस्तान अवामी महाज क्या है? पाकिस्तान अवामी आवाज़ फ़िलहाल तो एक प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को एक शऊर दे के और कोशिश कर रहा है कि भाई लोगों को जितने हम ख्याल लोग हैं वो जुड़े और आगे चल के और लोगों को भी साथ जोड़ें और फिर कोई सियासी तंजीम खड़ी की जाए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो कि अवाम की बात करे और वो इलेक्शन, ओहदे, पार्लियामेंट, वजारतें, इसका नुक्ता नज़र ना हो, उसका नुक्ता नज़र हो कि भाई पाकिस्तान फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली एक तंजीम हो जो पाकिस्तान के लिए भी बायस फ़ख्र हो और लोगों के मसाइल के हल के लिए भी वो बात भी करे, जद्दोजहद भी करे और उठाए। अभी हमने छोटा सा एक अमल किया है कि ये बिजली का जो बहरान चल रहा है, तो उसके लिए जो है ना, अब आपकी इत्तला के लिए भी शायद आपके नॉलेज में हो कि हमने एक पटिशन हमारे एक दोस्त ने दी है, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। 6-7 पटिशनें और आई हुई हैं और मुख्तलिफ लोग जो डिस्टर्ब हैं वो सब ने की है, मगर अब वो पटिशन लगी नहीं रही। ये अवामी मुफाद की है, अवामी मुफाद की पटिशन को ले ही नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं? अब मतलब है इसके बाद अगर वो कोई इनको कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा तो फिर जो आगे का अमल है, तो फिर हम तो नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता वो वाला अमल हो जो कि बांग्लादेश में हुआ है। तो सर आखिरी कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम को तो यही पैगाम देना चाहेंगे कि भाई सही के साथ खड़े हों और गलत का साथ ना दें, गलत के खिलाफ जद्दोजहद करें, गलत के खिलाफ बात करें, जो बात कर सकता है बात करे। ये हदीस भी है कि असल जहाद वो खाली तलवार से नहीं होता। जहाद जो है, जो तलवार से लड़ सकता है तलवार से, और उसका वक्त आए तो वो भी करे, लेकिन ये है कि जो ज़बान से लड़ कर सकता है ज़बान से करे, जो दिल से कर सकता है दिल से करे। इसमें किसी पे जो है ना कोई ये पाबंदी नहीं है। तो यही पैगाम है कि आप लोग सही का साथ दें और गलत का साथ देंगे तो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो है वो आपको सही नहीं कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त ना फरमाया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाजरीन, आपको हसामुल हक साहब की जद्दोजहद की जितनी उन्होंने अपनी बताया है, जो उन्होंने आपको सबक दिया है, उस पर आप क्या समझते हैं कि इस पर पाकिस्तान का क्या लाएअमल होना चाहिए, अवाम को आगे क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए? हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।